लाइव दोस्तों आपको क्षेत्र से दिखा रहे हैं। जितने भी मेरे मित्र इस लाइव के साथ जुड़े उन सभी से मेरी प्रार्थना की लगातार वीडियो को शेयर जरूर करें। और मैं बता दूं दोस्तों, आज जो बातचीत रहेगी मेरे साथ जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा जी कुरुक्षेत्र से सीधी उनसे बातचीत रहेगी, मुद्दों पर बातचीत रहेगी। और मैं मुद्दे भी बता दूं, विशाल दूर से जो कुरुक्षेत्र निवासी है ऑस्ट्रेलिया की जेल के अंदर बंद है, उस मुद्दे पर लगातार बातचीत रहेगी, किसानों के मुद्दों पर बातचीत रहेगी। उसके अलावा हरियाणा सरकार जो पैकेज दे रही है, आर्थिक पैकेज दुकानदारों को, उसके बारे में बातचीत रहेगी। सबसे पहले तो लक्ष्मीकांत जी, स्वागत है आपका वैन्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। लक्ष्मीकांत जी, बात रहेगी विशाल जूड़ के बारे में। लगातार सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रही है पोस्टें, और लोग भी रिहाई की जो है मांग कर रहे हैं, पुरजोर मांग, जो कुरुक्षेत्र निवासी पूरे भारतवासी अन्य देशों से भी मांग उठ रही है विशाल जूड़ की रिहाई के लिए। आप क्या कहेंगे? देखिए भाई, जहाँ तक विशाल जूड़ की रिहाई का मामला, गिरफ्तारी का मामला है, बड़ी सीधी सी बात है कि मामला कुरुक्षेत्र का नहीं है, मामला हरियाणा का नहीं है, मामला पूरे हिंदुस्तान का है। तो आप लोगों के माध्यम से और इस देश की जनता की आवाज़ बनते हुए मैं भी अपनी सरकार से मांग करता हूँ, केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि वो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट से बात करे और भाई विशाल जूड़ की रिहाई का तुरंत वो इंतजाम करे। क्योंकि जहाँ तक मेरे संज्ञान में ये मामला आया है, ये मामला कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अस्मिता के साथ जुड़ा हुआ है, तिरंगे के मान सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए जाहिर तौर पर सरकार को इसमें कदम उठाना चाहिए और विशाल जूड़ की रिहाई का जो है वो सरकार को संज्ञान लेते हुए जल्दी से जल्दी उनकी रिहाई का जो है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए। बीजेपी का आरोप सीधा कांग्रेस पर है। लक्ष्मीकांत जी, हर बार जो है कांग्रेस पर आरोप लगाती है बीजेपी। उनका यही कहना है कि किसानों को जो है भटकाया जा रहा है, किसानों को मुद्दे से हटाया जा रहा है, और कांग्रेस जो है उसके साथ खड़ी है, किसानों के साथ खड़ी है। देखिए साहब, भारतीय जनता पार्टी क्या बोलती है, क्या कहती है, अब इस देश की जनता को अच्छी तरह समझ में आ चुका है। नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा ड्रामेबाज इंसान है, सबसे बड़ा नौटंकीबाज इंसान है, और सबसे बड़ा जो एक गांव की बड़ी बात है, मैं गांव से आता हूं, आप लोग भी सभी गांव से आते हैं, कि गांव में तमाशा दिखाने वाला व्यक्ति आया करता था जिसको मदारी कहा करते हैं। नरेंद्र मोदी लगभग उसी टाइप का काम करता है। कांग्रेस किसान के साथ ही नहीं, कांग्रेस तो इस हिंदुस्तान के साथ खड़ी है। नरेंद्र मोदी पहले दिन से कहता है, पहले दिन से बात कहते हैं नरेंद्र मोदी कि किसानों को कांग्रेस बरगला रही है। पिछले सीजन की मैं बात करता हूँ, यहाँ पर हरियाणा का मामला आया था, वो धनखड़ साहब ने भी ये बात कही थी कि राहुल गांधी अगर जो सरकार से मांग कर रहे हैं पैसा, जो किसानों की पेमेंट के मामले में, तो उन्होंने राहुल गांधी को कहा था कि राहुल गांधी पैसा दे दें। जिन लोगों को इतनी तमीज नहीं है, इतनी तहजीब नहीं है कि किसान की फसल अगर मंडी में बिकी है, उसकी पेमेंट सत्ता पक्ष को करनी है, सरकार को करनी है या विपक्ष को करनी है, तो उसके बारे में क्या कह सकते हैं? लक्ष्मीकांत जी, आप ये बताइए, क्या लगता है आपको कि किसान आंदोलन जो है कमजोर पड़ गए? बिल्कुल नहीं। किसान आंदोलन जिस रफ्तार पर पहले था उससे कहीं ज्यादा रफ्तार पर आज है। देखिए, मौका आता है, किसान 6 महीने खेत में काम करता है, 6 महीने बाद फसल तैयार होती है, फिर खेत में काम करता है, फिर 6 महीने बाद फसल तैयार की जाती है। कोई भी मामला जब आता है, कोई भी आंदोलन जब शुरू होता है, वो एकदम हाइप पर जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सभी लोग चलते हैं उसमें। लेकिन धीरे धीरे जब उसको ये देखना पड़ता है कि आंदोलन भी चलाना है, और साथ ही साथ इस देश की जनता का, मैं किसान को धन्यवाद देना चाहूंगा साहब, किसान का आभार प्रकट करना चाहूंगा इस मामले में कि किसान ने आंदोलन को भी थामा और अनाज भी खेत में पैदा किया। इसलिए पैदा किया कि अगर किसान अपनी जो है फसल, कनक की फसल ना काटता, जीरी की फसल, धान की फसल ना काटते, आंदोलन में बैठे रहते या अगली फसल की रोपाई ना करते, धान ना बीजते, तो इस देश की जनता को अन्न कहां से मिलता? किसान ने देश की जनता का भी ख्याल रखा, फसल भी काटी, अगली फसल को बोया भी है और आंदोलन को भी जिंदा रखा। आंदोलन में भी है, आना जाना चलता रहता है, कुछ लोग आते हैं, कुछ जाते हैं, आज किसी की बारी है, कल किसी की बारी है। एक हरियाणा सरकार ने पैकेज दिया, आर्थिक पैकेज दिया है 3 लाख दुकानदारों को 5-5 हजार रुपए का। आप क्या कहेंगे साहब? ये इनके तो पैकेज का मामला समझ में आज तक नहीं आया साहब। और मैं मतलब अपनी बात नहीं कहता, इस देश का हर नागरिक, और मैं उस नागरिक की बात करता हूं। देखिए, मैं तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का दूर विरोधी रहा हूं। मुझे पता है कि ये लोग नालायक हैं, निकम्मे हैं, नाकारा हैं, बेईमान हैं, धोखेबाज हैं, इसलिए मुझे तो इनकी फितरत पता थी। लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने जिस बम्पर मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को वोट देकर के सत्ता सौंपी थी, आज हिंदुस्तान की वही जनता
इस बात को अच्छी तरह समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो केवल ड्रामा करते हैं, नौटंकी करते हैं और बेईमान लोग हैं वो। बिल्कुल आर्थिक पैकेज के बारे में क्या कहेंगे? हरियाणा सरकार ने जो 5,000 दे दिए। मैं आर्थिक पैकेज पर ही आ रहा था साहब, आप थोड़ा सा मुझे जल्दी ले गए निकाल कर गए भाई। मैं आर्थिक पैकेज पे आ रहा था, मैं पिछले आर्थिक पैकेज पे आ रहा था पहले कि 2020 में कोरोना का दौर शुरू हुआ था मार्च के महीने में। नरेंद्र मोदी ने रातों रात आकर के लॉकडाउन की घोषणा की थी। ना कोई नीति थी, ना कोई नियति थी किसी भी मामले में। चलो आपने घोषणा की थी, कोई बात नहीं। और 20 लाख हजार करोड़ का एक आर्थिक पैकेज, इनकी केंद्रीय मंत्री है, वित्त मंत्री सीतारमण जी आई थी मैडम, 4 दिन लगातार टीवी पर 1-1 घंटा बोलकर गई थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से और आपसे और तमाम उन लोगों से जो आपका ये शो देख रहे हैं इस वक्त, उन हर साथी से पूछना चाहता हूं कि मेरा नंबर कोई भाई ले सकता है, उस 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज में से किसी को 10 पैसे मिले हो तो कृपया करके मुझे फोन करके बताएं, ताकि मैं नरेंद्र मोदी को एक धन्यवाद पत्र लिख सकूं। ठीक उसी आर्थिक पैकेज का आज हरियाणा की सरकार ने घोषणा की है। उसके मैं कुछ बिंदु कल पढ़ रहा था जो उन्होंने घोषणा की है। पहला बिंदु तो यह है क्या साहब कि 5,000 रुपए छोटे दुकानदार को, 5,000 रुपए छोटे दुकानदार को हरियाणा सरकार देगी। मैं इस देश की सम्मानित जनता से और उससे भी ज्यादा सम्मानित खट्टर साहब से पर्सनली पूछना चाहता हूं व्यक्तिगत तौर पे कि श्रीमान खट्टर साहब गलियों में बेवजह घूमते थे, धक्के खाते थे, उस वक्त भी क्या 1.5 साल, आज कोरोना का 1.5 साल गुजर चुका है, 1.5 साल के अंदर 18 महीने होते हैं। 18 महीने में 5,000 रुपए छोटे दुकानदार को 18 महीने के लिए करीब मेरे ख्याल से 300 जो रुपए हैं एक महीने के, उससे भी कम पड़ते हैं। इतने में तो साहब आपने किया क्या भी तो बताइए कि जब कोरोना के मामला आता है कि हर दुकानदार को करीब 300 रुपए पर महीना हिस्से में 18 महीने की बात करता हूँ 5,000 दिए। दूसरी बात, खट्टर साहब ने घोषणा की है 3 लाख दुकानदारों के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मीडिया के साथियों से, जो भी और लोग हैं इस चैनल में, जो खासतौर पर वो लोग जो मोदी मोदी करते थे, मोदी 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 मोदी, उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि हरियाणा में सिर्फ 3 लाख दुकानदार है क्या? सिर्फ 3 लाख दुकानदार है क्या? तो सवाल इस बात का कि कौन सा पैकेज है, किसका पैकेज है, किसको आप दे रहे हो? अगर बात की जाए तो हरियाणा सरकार का ये भी कहना है कि दुकानदारों को आर्थिक तंगी हुई है क्योंकि कोरोना काल चल रहा था पिछले 2 साल से, बिजली के बिलों की बात हो गई माफ करने की। आइए वो बात भी देखिए। और मैं हैरान हूं उस बात को देख करके, यार एक अनपढ़ आदमी को, जब मूर्ख आदमी को आप सत्ता सौंपोगे तो उसका भुगतान तो आप करना पड़ेगा। खट्टर साहब कह रहे थे कल, जब मैं देख रहा था, एक वीडियो में देख रहा था उनका, कि 10,000 रुपए जो एक मुश्त बिल होता है, जो मिनिमम बिल होता है दुकानदार के लिए, मैं अभी घर की बात पर नहीं आया हूं, मैं दुकान की बात कराता हूं, कि जिन दुकानदारों का 10,000 रुपए महीना मिनिमम बिल आता है, अगर उन लोगों का जो अप्रैल मई और जून जो 3 महीने का बिल है वो जनवरी फरवरी मार्च के बिल से आधा आएगा, तो वो दुकानदारों का 10,000 रुपए महीने का माफ करेंगे। अब खट्टर साहब आप एक बात बताइए यार कि 10,000 रुपए जब मिनिमम बिल 10,000 रुपए आपने रख दिया कि 10,000 से कम तो बिल आता ही नहीं, तो आप जाइए जनवरी फरवरी मार्च में 10,000 से कम तो किसी का बिल वैसे नहीं आया होगा। और जब 10,000 से कम किसी का आया ही नहीं होगा तो मार्च अप्रैल मई और जून का आधा क्या करोगे? मतलब लोगों को घुमाना है, देना कुछ नहीं है। वो कई बार कार्टून आता है, मैं देखता था किसी आप जैसे भाई साथी ने किसी ने किया है कि वो गले में कुछ ऐसा बांध देते हैं कि वो उसके मुंह तक आता नहीं और वो उसके लटके लटकाए चलता रहता है, इस बहन में चलता है कि ये मेरे मुंह में आएगा, मेरे मुंह में आएगा। वही आर्थिक पैकेज है। आप किसी को, दूसरी बात, आपने दुकानदार के लिए घोषणा कर दी, दुकानों के लिए घोषणा कर दी कि दुकान का बिल, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिस दुकानदार का काम ही नहीं चला, जो दुकानदार 1.5 साल से ज्यादा से ज्यादा 2 महीने दुकान पर बैठा है, 10 महीने दुकान उसकी बंद रही है, उसका आपने दुकान का बिल चलो माफ कर दिया, घर का बिल कौन माफ करेगा भाई? घर का बिल तो दुकान से जाता है ना साहब। जो आदमी दुकान करता है उसके घर का बिल भी दुकान की कमाई से जाता है। जब दुकान पर कमाई नहीं है तो घर का बिल कैसे भरेगा? उसके बाद एक दूसरी सिलाइबिलिटी आई है कि जिन लोगों का मिनिमम बिल 10,000 से लेकर 50,000 के बीच, 40,000 के बीच में है, 40 से 50 कुछ ऐसा उसमें कि 10,000 से 40 से 50,000 के बीच में है, उन लोगों का बिल
अगर अप्रैल मई और जून का 3 महीने का बिल जनवरी फरवरी और मार्च के बिल से आधा आएगा तो उसके वो 10,000 माफ करेंगे। यार ये कौन सा तरीका है? अगर आपको बिल माफ करना तो आप घोषणा कीजिए साहब कितने से लेकर कितने तक का बिल आपका माफ है, यानी कितने वक्त का माफ है। कांग्रेस का सीधा आरोप है बीजेपी पर, यही मैं बात समझूं, क्योंकि यदि सरकार किसी के अच्छे के लिए कर रही है तो कांग्रेस की करेगी। दुकानदारों का बिल माफ कर रहे हैं, घर का क्यों नहीं? साहब हम अच्छे कांग्रेस नहीं रोक रही है, आपको किसने कहा कांग्रेस रोक रही है? नहीं, आपने तो आपने जो बात मैंने ये कहा है कि आपने दुकान का बिल माफ कहाँ किया। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ खट्टर साहब से, कांग्रेस तो इसमें कहीं बीच में है ही नहीं है, और ये तो बहाना है कांग्रेस रोक रही है। जब बाकी काम आप करते हो तो कांग्रेस से पूछ के करते हो क्या? जब बाकी चीजें आप राफेल लेके आए थे कांग्रेस के पूछ के लेके आए थे, अगर राफेल तो आप अपने आप ले आए। तो जहां कुछ नहीं करना वहां कांग्रेस का नाम आता है, जहां जो करना है वो करके एक तरफ करते हैं। अब मेरा सवाल तो सिर्फ आज में वहीं खड़ा है। मैं फिर पूछना चाहता हूँ इस देश के नागरिक से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से खासतौर पे, कि 20 लाख करोड़ के जो 20,000 लाख करोड़ का जो पिछला पैकेज था वो कहाँ है? 14,000 करोड़ 1991 में राम मंदिर का इकट्ठा किया था, वो कहाँ है? और अभी अभी ताजा घटना आपने देखी होगी, राम मंदिर के जो आदमी राम को बेच करके खा गए, जो राम की संपत्ति बेच करके खा गए, उन लोगों से आप ईमानदारी की उम्मीद करते हो क्या? संपत्ति का ब्यौरा बीजेपी द्वारा दिया गया है, बताया गया है कि वो पुरानी डेट में थी, लेकिन नए तरीके से फिर बाद में जो रजिस्ट्री वगैरह हुई वहां। कौन सी डेट पुरानी, कौन सी डेट थी साहब? वहां तो रजिस्ट्री में एक दिन का, या तो उनके कलेक्टर वगैरह झूठ बोल रहे होंगे, उनके नेता झूठ, एक ही तो बोल रहे हैं, सारे तो सच नहीं बोल सकते भाई, कि वो भी झूठ बोल रहे हैं, वो भी सच बोल रहा है, वो भी सच बोल रहा है। जहां तक मैंने जो सारा मामला देखा है, मेरे पास अभी भी शायद फुटेज बड़ी है उसमें टाइमिंग लिखी हुई है कि इस टाइम पे इसकी जो है रजिस्ट्री 2 करोड़ में होती है, और उसके 10 या 5 मिनट के बाद वो रजिस्ट्री 18 करोड़ में हो जाती है। कौन सी पुरानी दिखाना चाहते हो आप? क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी द्वारा जो है ये मुद्दा पूरा उठाया गया था राम जन्मभूमि का, लेकिन बताया जा रहा है कि जो बीजेपी का कहना है, कई नेताओं का भी कहना है कि जो कांग्रेस है इस पे हाथ से सब जहां तक मामला भारतीय जनता पार्टी का ना, इन लोगों को तो आप बात ही मत करो, इनका तो काम ही एक है। मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं भाई, कि राम मंदिर के निर्माण के लिए आप लोगों का योगदान क्या? अगर राम मंदिर की बात आती है, मुद्दे की बात आती है, राम मंदिर का शिलान्यास करवाने वाला राजीव गांधी, राम मंदिर के दरवाजे खुलवाने वाला व्यक्ति राजीव गांधी, राम मंदिर के मुद्दे को मुद्दा बनाने वाला, राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं था, राम भगवान श्री राम का मंदिर 1989 के अंदर नवंबर 1989 के अंदर अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में राजीव गांधी जी की सहमति से, एनजी तिवारी जी की सहमति से, सरदार बूटा सिंह जी की सहमति से इसका शिलान्यास उस वक्त नवंबर 1989 में हो चुका था, और एक दलित भाई ने इसकी नींव रखी थी। ये रिकॉर्ड की बात है। अब ये तो हिंदू संस्कृति को भी लोगों ने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। हिंदू संस्कृति के अंदर कहाँ लिखा है कि एक चीज का 2 बार शिलान्यास होगा? क्या आप अपने मकान की नींव 2 बार भरना चाहेंगे क्या? अरे मकान की नींव तो एक ही बार भरी जाती होगी। आपने सिर्फ अपनी रोटियों से, जो कहते कांग्रेस को दोष देते हैं, या रोटियों तो आप लोग सेकते हो, आपने राम का मुद्दा बना दिया। 70 साल में बीजेपी द्वारा ही जो है राम मंदिर का निर्माण जो है पुनर्निर्माण अब हो रहा है। कौन सुनिए, कौन से 70 साल भाई? पिछले 70 साल से था, आज तक राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ। साहब आपने मेरी बात ही नहीं सुनी, इसका मतलब आप पहले पूरी बात सुनिए। मैंने कहा कि राम मंदिर का जो मामला आता है वो 1986 के अंदर राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सबसे पहले राम मंदिर की पूजा शुरू करवाई थी, राम मंदिर के ताले खुलवाए थे, और वहां पर रामलला की मूर्ति पर पूजन शुरू करवाया था। मंदिर बिल्डिंग से नहीं बनता था, मंदिर मूर्ति से बनता है। अब आपके घर में भी कोई पूजा अर्चना होगी, आप घर में, मेरे घर में कोना है, मैंने वहां पर भगवान की फोटो रखी हुई है, मूर्ति रखी है, मैं वहां सुबह शाम जब सुबह निकलता हूँ तो प्रणाम करके निकलता हूँ, रात को घर जाता हूँ तो जो घर में मंदिर में रहा है उसको प्रणाम करके निकलता हूँ। लेकिन वो बिल्डिंग नहीं है ना, राम मंदिर राजीव गांधी ने 1986 में शुरू करवाया। फिर मैंने आपको बताया, आपको ध्यान नहीं रहा शायद, कि 9 नवंबर या 6 नवंबर शायद बोलते हुए डेट है, 1989 अशोक सिंघल जी विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष थे, एनटी तिवारी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, बूटा सिंह जी केंद्रीय गृह मंत्री थे, राजीव गांधी जी ने जो उनके नेतृत्व में उस टाइम ये काम शुरू हुआ था। लेकिन हुआ क्या था कि ये लोग ढोल पीटते जा रहे हैं। उस वक्त आचार संहिता लगी थी, इसलिए राजीव गांधी जी वहां मंदिर के शिलान्यास पर नहीं जा सकते थे, सरकार का कोई व्यक्ति नहीं जा सकता था। लेकिन
नवंबर 1989 के अंदर एक दलित युवक से उस मंदिर की नींव रखवाई गई थी। 70 साल की बात। वो मंदिर किसने शुरू करवाया? वो कांग्रेस ने शुरू करवाया था। और मैं दूसरी बात आपको बताता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, दोगले लोगों की। अब अडवाणी जी, मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं अडवाणी जी से माफी मांगना चाहूंगा इस मामले में कि अडवाणी जी आज अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। राम मंदिर का कोई मुद्दा नहीं था। अडवाणी जी ने सिर्फ जैसे आवाज किया साहब कि आप की भगवान राम में आस्था है, मंदिर बन रहा है, आप अपने स्तर पर भी चंदा इकट्ठा कर सकते हो शहर पे। भारतीय जनता पार्टी का नेता या भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होना जरूरी नहीं है उसके लिए। मेरे मन में भगवान राम के प्रति आस्था है। मैं यहाँ से कुरुक्षेत्र शहर से 10 लाख रुपए इकट्ठे करता हूँ भगवान श्री राम के मंदिर में देने के लिए, तो क्या मैं भाजपा ही हो गया? मैं कांग्रेसी हूँ। कांग्रेसी होने के बावजूद मैं राम मंदिर के लिए चंदा देता हूँ, तो क्या मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन गया? ये गलतफहमी आप लोगों ने डाली हुई है, मीडिया के लोगों ने डाली हुई है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि आखिर क्या आप अपने घर की नींव 2 बार भरेंगे क्या? जब मंदिर का शिलान्यास नवंबर 1989 में हो चुका है, अशोक सिंघल विश्व हिंदू परिषद के नेता उनकी मौजूदगी में हो चुका है, तो आज 5 अगस्त 2020 को कौन से मंदिर का शिलान्यास कर रहे हो? वो भवन बना रहे हैं भैया, वहां मंदिर तो बन चुका पहले से। अब कैसे कहते हो कांग्रेस ने नहीं बनाया? मंदिर कांग्रेस ने बनाया, मंदिर कांग्रेस की वजह से बन रहा है। मैं अडवाणी जी की बात यहाँ पे कर रहा था कि अडवाणी जी आज अपने कर्मों की सजा इसलिए भुगत रहे हैं कि अडवाणी जी ने राम मंदिर को गलत दिशा दे दी, भगवान राम के नाम पर गलत प्रचार किया, यह कहा कि मंदिर हम बनाएंगे। अरे मंदिर तुम कहाँ बना रहे हो? मंदिर तो बनना शुरू हो चुका है। चंदा इकट्ठा करते हैं हम लोग। चंदा इकट्ठा कोई भी कर सकता है, कोई भी बेच सकता है। अडवाणी जी ने ये गलत प्रचार किया भगवान राम के बारे में, और उसका परिणाम यह आया साहब कि आज अडवाणी जी भटक रहे हैं अपने सम्मान के लिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं, नरेंद्र मोदी ने इस देश की जनता को भगवान श्री राम के प्रति भरमाया है। भगवान श्री राम को आगे करके सत्ता हाथ आई है, झूठ बोल करके। आज कहीं ना कहीं आप आने वाले वक्त में देखना, बंगाल से शुरुआत हो चुकी है, दीदी गई, दीदी कैसे पता, मोदी गया आ चुका है। 2022 में यूपी के चुनाव में पता लग जाएगा। आप अभी चुनाव की बात करते थे राम मंदिर की, जहां पर राम मंदिर बनता है अयोध्या के अंदर, वहां पर पंचायत चुनाव हो रहे हैं, शायद आपके संज्ञान में हो। अगर भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर बनाने वाली है तो वहां पर 48 पंचायतों में से 48 संस्थानों में से भारतीय जनता पार्टी 6 क्यों जीती, 42 क्यों हार गई साहब? अगर वो मंदिर के अंदर बड़े ठेकेदार बनते हैं। जनता जान चुकी है, लोग जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बेईमानी, चालसाजी, फरेब के अलावा कुछ नहीं करती। मंदिर से, राम मंदिर से का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, एक बात जरूर मैं कह सकता हूं कि जब भी किसी चीज का निर्माण शुरू किया जाता है, हम कोशिश करते हैं कि हम संवैधानिक संस्था के मुखिया के तौर पर किसी व्यक्ति को बुलाएं। ये हमारा प्रयास रहता है। दुर्भाग्य से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री थे। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का उन्होंने काम शुरू किया, भवन निर्माण का, मंदिर का शिलान्यास के साथ। ये बात ध्यान रखकर मैं देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि मंदिर का शिलान्यास नवंबर 1989 में स्वर्गीय राजीव गांधी जी के प्रयासों से अशोक सिंघल की अध्यक्षता में शुरू हो चुका था। अब सिर्फ राम मंदिर के भवन का कार्य जो है वो चल रहा है, और उसमें मैं बताना चाहता हूँ सरकार का या भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है। 15 आदमियों का राम मंदिर, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट एक प्राइवेट ट्रस्ट है, नॉट सरकारी ट्रस्ट, कोई सरकार का लेना देना नहीं है। 15 आदमियों का एक ट्रस्ट है जो बिल्कुल प्राइवेट है। साधु संतों का उसमें है, सामाजिक संस्थाओं का योगदान है। वो संस्था मंदिर बना रही है साहब, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है। और मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि ऐसे प्रचार को, इसको ऐसा प्रचारित मत किए कि भारतीय जनता पार्टी मंदिर बना रही है। एक मुद्दा और आ रहा है, हरियाणा सरकार का है, जो कांग्रेस दोबारा बताया जा रहा है, विपक्षी पार्टी जो कह रही है कि आड़तियों पर जो है सरकार जो है वो अपना शिकंजा कस सकती है। ये बिल्कुल आज 2 दिन से मेरे सामने एक बात आई है। देखिए, पहले तो जब कनक की फसल जा रही थी, बड़ी एक अजीब सी किसान आंदोलन की शुरुआत देखिए। मैं तब से कहता रहा हूं कि ये आड़ती को मारेंगे, ये मंडी के मजदूर को मारेंगे, ये किसान को मारेंगे। किसान को पिछली चीनी के सीजन में उन्होंने मार दिया, जब धान की जो फसलें थी, वो मैं बाहर की बात नहीं करता, कुरुक्षेत्र की बात करता हूँ कि गंदे नाले के किनारे पर धान की जो है वो फसल पड़ी हुई थी, सड़कों पर फसल पड़ी हुई थी, तब वहां किसान को तबाह किया गया।
मंदिर का जो मंडी का मजदूर था उसको बर्बाद कर दिया गया। अब आड़ती का जो मामला आता है साहब, ये एक साजिश है। लोग कहते थे कि नहीं मंडियां खत्म नहीं होगी, ये नहीं होगा। वो जो लोग ये कहते थे कि मंडियां खत्म नहीं होंगी, मैं उन लोगों से आज पूछना चाहता हूं कि मंडियों से आड़ती को बेदखल किया जा रहा है। पेहवा डांट जैसी मंडियों के अंदर आज 25 से 30% लोग आड़ती जो थे वो दुकानें छोड़ करके जा चुके हैं। और गारंटी देता हूं कि अगर नजरिया सरकार का यही रहता है तो आने वाले 2 साल के अंदर पूरी मंडियों से आड़ती चले जाएंगे। और जब आड़ती ही मंडी से चला गया तो मंडी काहे की लेगी भाई? अब सरकार का क्या मापदंड है कि कुछ को तो आड़त के बहाने रोक दिया और कुछ पर अभी मुझे पता लगा है कि शायद पिछली उन्होंने खाते उठाने शुरू कर दिए कि वहां से टैक्स जमा कराओ, इतने लाख का टैक्स जमा कराओ। भाई जो चीज अगर आपको कोई नई पॉलिसी लागू करनी है, होता यही है कि अगर मैं कोई नई पॉलिसी लेकर के आता हूँ, वो तब से लेकर के आता हूँ जिस दिन से मैं उसको कोई पॉलिसी मैंने की है उसी दिन से लागू करूंगा। 10 साल पहले से क्यों लागू करता हूँ मैं उसको? महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? 95 रुपये लीटर जो है इसके करीब जो है पेट्रोल का रेट है, डीजल का रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, सरसों के तेल का रेट भी बढ़ गया, क्या कहेंगे? अच्छे दिन है, अच्छे दिन है, इससे अच्छे दिन और भी आएंगे। 100 रुपए से ज्यादा पेट्रोल है साहब, 90 से ऊपर डीजल है, 1000 रुपए के करीब गैस का सिलेंडर है, 200 से ऊपर सरसों का तेल है। इससे अच्छे दिन क्या आएंगे? लानत भेजता हूँ ऐसी सरकार पर। मैं कहता हूँ कि ऐसी सरकार को, ऐसे सरकार के नेताओं को अगर कहीं नैतिकता है, कहीं शर्म है, लाज हया बाकी है इन लोगों में, इनको डूब कर मर जाना चाहिए। 2013 के अंदर जो लोग नंगे बदन होकर के प्रदर्शन किया करते थे, 50 रुपए 40 रुपए 50 रुपए पेट्रोल पर, 40 रुपए डीजल पर नंगे बदन प्रदर्शन किया करते थे, भारतीय संस्कृति को कलंकित कर रहे थे, आज वो लोग सत्ता के शिखर पर बैठे हैं और मौन है। और बेशर्मी देखिए इन लोगों की, बेहयाई देखिए इन लोगों की। क्या बोलते हैं कि देश का विकास होगा। यार तुम तेल का रेट बढ़ाओ तो देश का विकास होगा, और जो पिछली गवर्नमेंट बढ़ा देती तब नंगे घूमते थे तब क्या होता था वो? इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कांग्रेस का विकास नहीं चाहिए था। बीजेपी का कहना ये भी है कि कांग्रेस के टाइम में भी रेट बढ़े हैं तेल के। अरे यार यही तो इन लोगों का दोगलापन है। मैं वही तो कह रहा हूँ साहब कि ये जब 2013 की बात मैं बताता हूँ आपको, नंगे बदन घूमते थे। स्मृति ईरानियां मनमोहन सिंह को चूड़ियां बेचती थी। एक यहाँ का गब्बर टब्बर सा है, दाढ़ी बढ़ा करके घूमता है, जिसके ट्रैक्टर में मोदी साहब ने दाढ़ी बढ़ाई है, उसका वो कुछ फोटो बड़ी है नंगे बदन मेरे पास उन लोगों की। उन लोगों ने तो हिंदुस्तान की संस्कृति की धज्जियां उड़ाई हैं। वो लोग प्रदर्शन करते थे। भैया अगर आपको कांग्रेस के पैटर्न पर चलना है, आपको कांग्रेस के कदमों में चलना है, तो फिर आप सीधे चलिए ना। फिर क्यों कहते? उस वक्त नहीं कहते थे जब कांग्रेस बढ़ा रही थी। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जब कांग्रेस के टाइम में रेट बढ़ते थे उस वक्त 150 रुपए प्रति बैरल, 150 रुपए प्रति बैरल कच्चे तेल की जो कीमत थी वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में होती थी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होती थी। तब जाकर के डीजल 50 से 55 और पेट्रोल 65 के करीब जाता था, जब 150 रुपए प्रति बैरल कच्चा तेल था। प्रदर्शन तो अभी कांग्रेस ने कुछ दिन पहले भी किया था सरकार के विरोध में, लेकिन उसका फर्क नहीं पड़ा। साहब आज बताता हूँ ना मैं कि आज 28 रुपए बैरल, 28 से 30 रुपए बैरल कच्चे तेल का रेट है अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, यानी कि कांग्रेस के शासन से 5 गुना नीचे आ गया। तो क्या डीजल पेट्रोल का जो रेट है वो 5 गुना नीचे नहीं आना चाहिए? अब आपने एक बात बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, बहुत बढ़िया बात आपने कही है कि साहब ये लोग कांग्रेस कर रही है कि लोग क्यों पा सकते। मैं असर किस पर होगा भाई? जिसकी आंख में शर्म होगी। जो शर्म वाला गांव में बड़ी अच्छी कहावत है, बोला जिसमें शर्म ही नहीं, जिन्हें शर्म तार दी तो वो क्या करेगा? ये नंगे लोग, इन्होंने कपड़े उतार करके साबित कर दिया 2013 में ये नंगे लोग हैं, इन पर शर्म का कोई असर नहीं है। शर्म जिसकी अब कांग्रेस के राज में रेट बढ़े मान लिया, कांग्रेस ने प्रदर्शन हुए, किसानों ने कांग्रेस के राज में प्रदर्शन किया, कांग्रेस ने 3 बिल वापस लिए हैं। जिस कर्मचारियों ने कांग्रेस के राज में प्रदर्शन किया अगर वो गए कहीं तो कांग्रेस ने उनकी डिमांड पूरी की है, कांग्रेस ने उनकी मांगे मानी है। जो आप बिल की बात कर रहे हो, बीजेपी का कहना यह है कि कांग्रेस के समय से ही ये बिल थे लेकिन आज तक पास नहीं किए गए। साहब देखिए मैं वही बता रहा हूँ आपको, मैं बिल्कुल इसमें कोई संकोच नहीं है कि कांग्रेस की सरकार थी 2008 में, तब ये बिल लेकर के इनका बिल का ड्राफ्ट तैयार हुआ था। इसमें 2 बातें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये बिल जो है मूल रूप से ऐसे नहीं थे जैसे बनाए गए हैं। कांग्रेस जो बिल लेकर के आई थी उसमें भंडारण का अधिकार नहीं था किसी प्राइवेट आदमी को कि वो जितना चाहे अनाज का भंडार कर सकता है, जितना चाहे अनाज इकट्ठा कर सकता है। उसमें मंडी सिस्टम को खत्म करने की कोई बात नहीं थी। और दूसरी बात अगर थी तो सुषमा स्वराज पार्लियामेंट में चिल्ला रही थी, आड़ती को किसान का एटीएम बता रही थी
आज क्या हुआ, जब लोगों ने उस वक्त, मैं तब की बात बता रहा हूँ, 2008 में जब भारतीय जनता पार्टी ने इस बिल के बारे में अपना विरोध किया, बेशरम लोगों की तो कह नहीं सकते कुछ भी ना, कि इन लोगों ने इस बिल का विरोध किया था जब कांग्रेस की सरकार थी, और किसानों ने, कांग्रेस इनकी बात नहीं सुनती, ऐसे तो दुनिया भर में घूमते हैं भाई भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन जब इस देश के किसान ने, जिनके लिए वो बिल लेकर के आने की बात थी, उन लोगों ने जब बिलों का विरोध किया तो कांग्रेस ने पार्लियामेंट से वो बिल उठा लिए। आज फर्क कितना है कि आज ये लोग अगर उस वक्त इन बिलों के विरोध में थे, तो आज भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से बिलों का समर्थन करते हैं, क्यों लेकर के आती है। दूसरी बात, जब किसान ने उस वक्त विरोध किया तो कांग्रेस ने किसान की बात माने, बिल वापस कर दिए, क्योंकि कांग्रेस अंबानी अडानी की दलाल नहीं थी। लेकिन ये लोग अंबानी अडानी के दलाल हैं। आज किसान रोले, आज आड़ती रोले, आज मंडी का मजदूर रोले, आज कर्मचारी रोले, आज छोटा दुकानदार रोले, आज छोटा व्यापारी रोले, लेकिन इन बेशरम और बेहाल लोगों पर कोई रत्ती भर भी असर पड़ता नहीं है। चिकने घड़े से भी चिकने ये लोग, चिकने घड़े से भी चिकने। एक बात और है, जैसे नरेंद्र मोदी जी जो है वो पॉपुलर हैं, बीजेपी के नेता हैं, अच्छा बोलते अच्छे वक्ता हैं, लेकिन कांग्रेस के पास तो कोई नेता ही नहीं है। क्यों नहीं नेता था, इसलिए क्योंकि आम आदमी देखता है वो कैसे कांग्रेस को अगर वोट करना चाहे तो विपक्ष में जो है कांग्रेस का एक वक्ता जो है, लोगों का भी यही कहना है कि एक सही वक्ता नहीं है कांग्रेस के पास। आप मुझे नहीं मानते क्या, मेरे बारे में अभी कह रहे हैं मैं अच्छा वक्ता नहीं हूँ? नहीं तो कांग्रेस के आपको टिकट देगी आने वाले समय? देगी, क्यों नहीं देगी, और किस लिए नहीं देगी, और कब तक नहीं देगी? देना पड़ेगा, मजबूरी। हम कांग्रेस का काम कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं जिस भाई, चलो एक मजाक की बात थी, यहाँ स्थानीय की बात थी, मैं राष्ट्रीय स्तर पर जाना चाहता हूँ। बोलने में, बकवास करने में अंतर होता है। वो तो बोलना होता है ऑथेंटिक बातों के ऊपर। अब देश का प्रधानमंत्री क्या कहता है कि साहब गंदे नाले की गैस से चाय बनाई हमने, और इस देश के लोग, इंजीनियर लोग जब ताली बजाते हो इस बात के ऊपर, तो आप इसको बोलना मानेंगे क्या? जिस देश का प्रधानमंत्री इतने झूठ बोलता हो कि गुरु नानक देव और कबीर दास, गुरु गोरखनाथ ने इकट्ठा बैठ करके अब ध्यान किया एक जगह पर, जबकि उनके जन्मों के अंदर सदियों का अंतर है, और लोग ताली बजाएं इस बात को, क्या आप इस बात को बोलना मानेंगे? जब देश का प्रधानमंत्री सरेआम झूठ बोलता हो, सरेआम तमाशा करता हो, आप उसको बोलना कहेंगे? कांग्रेस का एक दिक्कत, लोग तमाशा देखना चाहते थे शायद, अब आगे की बात नहीं, मैं पीछे कह रहा हूँ। नरेंद्र मोदी एक अच्छा तमाशबीन है। मैंने मदारी कहा कि नोटंकी बात जो ये सब कर लेते हैं, जुमलेबाज है। 15 लाख रुपए की बात की नरेंद्र मोदी ने, 15 लाख की। उस 15 लाख के लालच में हिंदुस्तान का हर व्यक्ति आया, जहां तक मुझे लगता है आ जाता, स्वाभाविक रूप है। मुझे भी अगर कोई कुछ ऑफर करेगा, शायद मैं भी कहीं ना कहीं ईमान डगमगाता है। लोग गए 15 लाख के चक्कर में, लेकिन सत्ता में आते ही अगर कहीं बोलने की बात, आपने बोलने की बात की है, अगर नरेंद्र मोदी ने यह बात बोल ली थी तो 15 लाख रुपए आपके खाते में होने चाहिए थे, आपके खाते में आने चाहिए थे। ये तो जुमला बीजेपी ने बाद में स्पष्टीकरण भी दिया। तो मैं तो कहना ना कि मौके पर जो मर्जी बोल दो, सत्ता हथियाओ। बोलना उसको कहते हैं जो ऑथेंटिक हो, जिसकी कहीं ना कोई मायने रखते हो। बोलना राहुल गांधी ने 31-30 जनवरी 2020 को कहा था कि मास्क लगाइए, बाहर की फ्लाइट शुरू किए, इसको बोलना कहते हैं। उस वक्त इनके जो हर्षवर्धन है, इनके स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने राहुल गांधी का मजाक उड़ाया था, और उसके बाद हुआ क्या? 22 मार्च को नरेंद्र मोदी, 17 मार्च को हर्षवर्धन मजाक उड़ाता है, 22 मार्च को नरेंद्र मोदी कहता है कि मास्क जरूरी है। तो बात किसकी मानी गई? राहुल गांधी की मानी गई। बोलना वो है नरेंद्र मोदी का है। बोलने का मतलब ये नहीं था कि जो मर्जी चले जाओ। अब बोलने का तो भाई ऐसा है, मैं आपको मजाक की बात है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस मर्जी रूप में इसको ले लें। बहुत से लोगों की बड़बड़ाने की आदत होती है, वो सड़क पर जा रहे हैं, बोलते बोलते चलते रहते हैं अपने आप ही, उसको बोलना मानोगे क्या? भारतीय जनता पार्टी के लोगों की आदत बड़बड़ाने की है। आपने राहुल गांधी जी की बात की, अंत में मैं सिर्फ यही आपसे कहूंगा, राहुल गांधी जी का आज जो है जन्मदिन है, आपके आप मैं आदरणीय राहुल गांधी जी को इस मौके पर शुभकामनाएं देता हूँ और हार्दिक बधाई देता हूँ पूरी कांग्रेस की तरफ से, देश के लोगों की तरफ से। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। इसलिए नहीं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने का कोई शौक है, इसलिए नहीं कि राहुल गांधी को कोई सत्ता का चस्का है। सत्ता का चस्का होता तो राहुल गांधी 2009 में प्रधानमंत्री बन जाते। राहुल गांधी देश की सेवा करना चाहते हैं। हाँ, उसमें एक बात है, अब हमारे यहाँ देशी कहावत है ना कि भाई सीधे आदमी को लोग कुछ भी कह सकते हैं। राहुल गांधी सच्चा है,
साफ सुथरा इंसान है, ईमानदार व्यक्ति है। जो उसके दिल में होता है वो वही बात बोलता है, बड़बड़ाता नहीं है बल्कि बोलता है। तो ऐसे व्यक्ति को मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि 2024 के अंदर वो इस देश की बागडोर संभाले, देश की सत्ता संभाले। इसलिए नहीं कि कांग्रेस को इसकी जरूरत है, बल्कि इसलिए हिंदुस्तान को इसकी जरूरत है जी। पूरा दौर है जी, बदल जाएगा। तो दोस्तों जितने मेरे मित्र इस लाइव के साथ जुड़े थे, जितने मेरे मित्र YouTube के साथ जुड़े थे, उन सभी से मेरी प्रार्थना कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जितने मेरे मित्र Facebook से हमारे साथ जुड़े थे, उन सभी से प्रार्थना लगातार वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। मेरे साथ थे लक्ष्मीकांत जी, कुरुक्षेत्र से मैं सीधा आपको लाइव दिखा रहा था। अगले लाइव तक बने रहें। सुभाष सैनी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।